नियम 21। बिल्कुल। एआई ब्रेनबॉट के नोट्स में नियम 21 पर चर्चा की गई है, बिसाइड और बिसाइड्स का अंतर। देखने में ये दोनों शब्द लगभग एक जैसे हैं, बस दूसरे शब्द में एक अतिरिक्त एस जुड़ा हुआ है। पर इनका उपयोग बिल्कुल अलग दिशाओं में होता है। ये एक बहुत ही क्लासिक भ्रम है जो अक्सर परीक्षाओं में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। बिसाइड जो बिना एस के है वो विशुद्ध रूप से एक स्थानिक या स्पेशल प्रीपोजिशन है। स्थानिक मतलब कोई फिजिकल लोकेशन बताया है। इसका सीधा सा अर्थ है के बगल में। यह एक भौतिक स्थिति को दर्शाता है। नोट्स में जो उदाहरण है ना, आई वॉज सिटिंग बिसाइड रिंकी, मतलब मैं रिंकी के बगल में बैठी थी। बिल्कुल। यहाँ बिसाइड सिर्फ एक जगह बता रहा है। वही दूसरी ओर जैसे ही हम इसमें एस जोड़ते हैं, ये बिसाइड्स बन जाता है और इसका पूरा काम बदल जाता है। अरे वाह, सिर्फ एक एस से। हाँ, ये अब कोई जगह नहीं बता रहा, बल्कि ये एक तार्किक जुड़ाव मतलब लॉजिकल एडिशन बन गया है। इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त या इन एडिशन टू। अच्छा, जैसे हम कहते हैं बिसाइड्स फुटबॉल रिंकी प्लेस चेस टू। एकदम सही। फुटबॉल के अलावा रिंकी चेस भी खेलती है। एक छोटा सा एस शब्द को भौतिक स्थान से हटाकर एक वैचारिक जुड़ाव में बदल देता है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक अक्षर किसी शब्द की पूरी प्रकृति बदल सकता है। और प्रकृति से ही मुझे एक और विचार आ रहा है। मानव स्वभाव हमेशा चीजों को प्रक्रिया के रूप में देखने का आदी है। मतलब प्रोसेस के रूप में। हाँ, हम सोचते हैं कि हर काम एक गति में हो रहा है। शायद इसीलिए हम बोलते समय कंटिन्यूअस टेंस यानी क्रिया के साथ आईएनजी लगाने के इतने आदी हो गए हैं। बिल्कुल, हर चीज में आईएनजी घुसा देते हैं, है ना। एआई ब्रेनबॉट के नोट्स का नियम 22 इसी पर एक बड़ा ब्रेक लगाता है। स्रोत में एक पूरी सूची दी गई है उन क्रियाओं की जिन्हें आईएनजी लगाकर नहीं बोला जा सकता, जैसे ओन, बिलोंग, हैव, अंडरस्टैंड, नो, फील, स्मेल। टेस्ट, बिलीव, लव, हेट वगैरह भी हैं इसमें। हाँ, अब यहाँ मेरा दिमाग एक सवाल खड़ा करता है। अगर कोई इंसान दौड़ रहा है तो हम बेझिझक ही इज रनिंग कहते हैं। तो अगर मैं किसी नई जानकारी को समझ रही हूँ तो मुझे आई एम अंडरस्टैंडिंग कहने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये भाषा विज्ञान का एक बहुत ही गहरा पहलू है। इसे समझने के लिए हमें एक्शन और स्टेट के बीच का अंतर समझना होगा। गतिविधि और अवस्था। हाँ, दौड़ना या खाना एक गतिविधि है। इसकी एक शुरुआत होती है, एक मध्य होता है और एक अंत होता है। लेकिन जो सूची स्रोत में दी गई है वे वर्ब्स ऑफ स्टेट हैं। मतलब वे कोई काम नहीं है जो चल रहे हो? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये आपके दिमाग या अस्तित्व की एक अवस्था है। समझना या जानना कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे आप टुकड़ों में कर रहे हो। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। प्रोग्रेस बार का कॉन्सेप्ट यहाँ पूरी तरह से फिट बैठता है। अवस्थाओं का कोई प्रोग्रेस बार नहीं होता। आप या तो किसी चीज को जानते हैं या नहीं जानते हैं। बिल्कुल। इसीलिए आई एम नोइंग यू व्याकरण के ढांचे में पूरी तरह ढह जाता है। सही रूप सिर्फ आई नो यू होगा। इसी तरह भावनाओं के साथ भी यही नियम लागू होता है। हाँ, स्रोत के अनुसार राखी इज लविंग मनोज एक अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि प्रेम कोई अस्थायी गतिविधि नहीं है जो अभी चल रही है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। यह एक अवस्था है। सही वाक्य होगा राखी लव्स मनोज। हाँ, एक और बहुत ही ट्रिकी उदाहरण नोट्स में दिया गया है हैव के प्रयोग को लेकर। हाँ, दे आर हैविंग 3 चिल्ड्रन, ये गलत है। इसका सही रूप है दे हैव 3 चिल्ड्रन। क्योंकि यहाँ हैव का मतलब किसी चीज पर अधिकार होना है, ना कि कोई एक्शन होना। बच्चे होना एक तथ्य है, कोई काम नहीं जो कंटिन्यूअस टेंस में चल रहा हो। ये सच में सोचने का नजरिया बदल देता है। बिल्कुल बदलता है। अब अगर हम अवस्था से थोड़ा आगे बढ़कर मात्रा यानी क्वांटिटी की दुनिया में कदम रखें तो हमारा दिमाग फिर से एक जाल में फंसता है। कौन सा जाल? हमारा इंसानी दिमाग हर चीज को गिनना चाहता है। हम एक कुर्सी देखते हैं, फिर 2 कुर्सियां देखते हैं और हमारे दिमाग में बहुवचन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। प्लूरल का कॉन्सेप्ट। हाँ। इसी आदत के कारण हम उन चीजों को भी गिनने की कोशिश करते हैं जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता। एआई ब्रेनबॉट के नोट्स का नियम 23 इसी मनोवैज्ञानिक जाल को खोलता है। ये अनकाउंटेबल नाउन्स या अनगिनत संज्ञाओं का क्षेत्र है। स्रोत में जो सूची दी गई है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, पोएट्री, सीनरी, ट्रैफिक, मशीनरी वगैरह। व्याकरण का नियम कहता है कि ये हमेशा एक वचन रहते हैं। इनके साथ ना तो ए या एन लगता है और ना ही इनमें एस या ईएस जुड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हमारा दिमाग इन्हें गिनना चाहता है, इसलिए हम अक्सर मशीनरीज या ट्रैफिक्स कह देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
मुझे लगता है कि इस गलती की जड़ में एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट का फर्क है, मतलब अमूर्त और ठोस का फर्क। उदाहरण के लिए हम कुर्सी या मेज को छू सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन फर्नीचर अपने आप में कोई ठोस चीज नहीं है। वो एक अमूर्त श्रेणी का नाम है। हाँ, आप एक कुर्सी गिन सकते हैं, लेकिन आप एक फर्नीचर नहीं गिन सकते। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे पानी। हम पानी को नहीं गिन सकते, हम सिर्फ पानी के ग्लास गिनते हैं। हम यह नहीं कहते मुझे 2 पानी दे दो, हम कहते हैं 2 गिलास पानी दे दो। बिल्कुल। उसी तरह नोट्स में एक गलत वाक्य दिया गया है, मोहन गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी भी पानी की तरह अनगिनत है। इस वाला मापक इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब पीस का इस्तेमाल। हाँ, इसीलिए एन इन्फॉर्मेशन गलत है। सही रूप अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। इसी तार्किक संरचना के तहत पोएट्रीज ऑफ कीट्स कहना गलत है। ये हमेशा पोएट्री ऑफ कीट्स होगा, है ना? बिल्कुल। पोएम को गिना जा सकता है, लेकिन पोएट्री एक कला का रूप है, एक अमूर्त श्रेणी है। इसी तरह द मशीनरीज आर नॉट वर्किंग गलत है। क्योंकि मशीनरी एक वचन है तो इसके साथ वर्ब भी एक वचन आएगी। द मशीनरी इज नॉट वर्किंग। और वो गलती जो हर शहर में लोग करते हैं, देयर इज मच ट्रैफिक्स। अरे हाँ, ट्रैफिक्स नाम का तो कोई शब्द व्याकरण में है ही नहीं। सही शब्द ट्रैफिक है। एकदम सही। तो ये बात साफ हो जाती है कि हम श्रेणियों को बहुवचन नहीं बना सकते। इसी से जुड़ा एक और नियम है जो देखने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। मैं बात कर रही हूँ नियम 28 की, जो अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बीच का अंतर समझाता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। हाँ, क्योंकि ये दोनों वाक्यांश दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनके साथ लगने वाली वर्ब एकदम अलग हो जाती है। जब हम कहते हैं अ नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो आगे प्लूरल वर्ब आती है, जैसे आर इंजर्ड। सही है। लेकिन जब हम द नंबर ऑफ गर्ल्स कहते हैं, तो आगे सिंगुलर वर्ब आती है, जैसे हैज इंक्रीज्ड। ऐसा क्यों होता है? द लगने से अचानक पूरी भीड़ एक वचन कैसे हो जाती है? इसका कारण द की प्रकृति में छुपा है। द एक निश्चित आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। जब हम अ नंबर ऑफ प्लेयर्स कहते हैं, तो हमारा मतलब होता है कई खिलाड़ी या बहुत सारे खिलाड़ी। मतलब हम अलग-अलग खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो एक बहुवचन समूह है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। लेकिन जब हम द नंबर ऑफ गर्ल्स कहते हैं, तो हम उन लड़कियों की अलग-अलग बात नहीं कर रहे हैं, हम उस संख्या की बात कर रहे हैं। अच्छा, मतलब नंबर फोकस में आ गया। हाँ, मान लीजिए वह संख्या 50 है। अब वो 50 की संख्या एक निश्चित इकाई बन गई है, एक यूनिट। और क्योंकि हम उस एक इकाई के बढ़ने या घटने की बात कर रहे हैं, इसलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये बहुत ही सूक्ष्म लेकिन तार्किक अंतर है। अ नंबर मतलब कई और द नंबर मतलब वो एक विशिष्ट आंकड़ा। एकदम सटीक। अब जब हम तर्कों और अर्थों की बात कर ही रहे हैं, तो हमें उस जाल पर भी बात करनी चाहिए जिसमें हम रोज फंसते हैं, अनुवाद का जाल। ओह, ट्रांसलेशन ट्रैप? हाँ, खासकर हम जो अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और फिर दिमाग में ही उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। इस प्रक्रिया में हम अक्सर वाक्यों में ऐसे शब्द जोड़ देते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। एआई ब्रेनबॉट के नोट्स में नियम 26 इसी सुपरफ्लुअस प्रीपोजिशंस यानी अनावश्यक पूर्वसर्गों के बारे में है। हमारी मातृभाषा का प्रभाव, जिसे लिंग्विस्टिक्स में मदर टंग इन्फ्लुएंस कहा जाता है, दूसरी भाषा सीखते समय बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नियम 26 उन वर्ब्स की सूची देता है जिनके बाद किसी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अनुवाद के कारण हम आदतन लगा देते हैं। बिल्कुल, जैसे एंटर इनटू, डिस्कस अबाउट, इन्वेस्टिगेट इनटू, कंप्राइज ऑफ, डिस्पाइट ऑफ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा बहस करना चाहूंगी। देखिए, हिंदी में हम बहुत स्वाभाविक रूप से कहते हैं, आइए इस मामले के बारे में डिस्कस करें। के बारे में के लिए अंग्रेजी का सीधा अनुवाद अबाउट होता है। हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। तो अगर कोई कहता है वी शुड डिस्कस अबाउट द मैटर, तो ये सुनने में बिल्कुल तार्किक लगता है। फिर इसे ग्रामर की दुनिया में इतना बड़ा अपराध क्यों माना जाता है? आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, अगर हम सिर्फ हिंदी के नज़रिए से देखें। लेकिन अंग्रेजी भाषा की अपनी एक अलग उत्पत्ति और बनावट है। इस क्यों का जवाब डिस्कस शब्द के अर्थ के भीतर ही छुपा हुआ है। क्या अर्थ है उसका? डिस्कस शब्द का मूल अर्थ ही है टॉक अबाउट, मतलब के बारे में बात करना। तो जब आप डिस्कस अबाउट कहते हैं, तो आप असल भी कह रहे होते हैं टॉक अबाउट अबाउट। अरे, ये तो व्याकरण की दृष्टि से फालतू हो गया, रिडंडेंट हो गया। बिल्कुल। इसीलिए अंकुर डिस्कस द मैटर सही है, इसके बीच में अबाउट घुसाना गलत है। ओहो,
मतलब शब्द के अंदर ही वो अर्थ पहले से मौजूद है। बिल्कुल। यही तर्क इन्वेस्टिगेट पर लागू होता है। इन्वेस्टिगेट का मतलब ही है लुक इनटू, मामले के भीतर देखना। इसलिए इन्वेस्टिगेट इनटू कहना गलत है। सही वाक्य है, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। और डिस्पाइट का अर्थ ही इन स्पाइट ऑफ होता है, के बावजूद। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ लगाना एक व्याकरणिक गलती है। डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही अपने आप में पूर्ण और सही है। एकदम सही। ये तो वाकई ऐसा है जैसे हम एक ही बात को दो बार कह रहे हों। और शब्दों की उत्पत्ति की बात करें तो नियम 29 भी कुछ इसी तरह का इतिहास समेटे हुए है। हाँ, जूनियर सीनियर वाले शब्द के बारे में है। हम तुलना करते समय बचपन से देन का प्रयोग करना सीखते हैं, जैसे टॉलर देन, स्मार्टर देन। लेकिन नोट्स स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इन विशेष शब्दों के साथ कभी देन नहीं लगता, बल्कि हमेशा टू लगता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे भी एक ऐतिहासिक और भाषाई कारण है। अंग्रेजी भाषा ने दुनिया भर की भाषाओं से शब्द उधार लिए हैं। जिन शब्दों के अंत में IOR आता है ना, जैसे जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, हाँ, वे सीधे लैटिन भाषा से आए हैं। लैटिन में इन शब्दों के मूल ढांचे में ही तुलना या कंपैरेटिव डिग्री शामिल होती है, यानी सीनियर के अंदर ही की तुलना में बड़ा का भाव स्वाभाविक रूप से मौजूद है। अच्छा, तो जब हम इसके साथ देन लगाते हैं तो ये फिर से वही डिस्कस अबाउट वाली रिडंडेंसी हो जाती है। बिल्कुल वही अतिशोक्ति हो जाती है। इसलिए लैटिन मूल के इन शब्दों के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। तो रमेश इज जूनियर देन अमन पूरी तरह से गलत है। सही वाक्य होगा रमेश इज जूनियर टू अमन। एकदम सही। इसी तरह आई प्रेफर टी देन कॉफी गलत है। सही होगा आई प्रेफर टी टू कॉफी। स्रोत में एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य है, डेथ इज प्रेफरेबल टू ह्यूमिलिएशन, मतलब अपमान से मृत्यु श्रेयस्कर है। बहुत ही गहरा वाक्य है। यहाँ भी प्रेफरेबल के साथ देन नहीं बल्कि टू आया है। अब अगर हम भाषा के नियमों के इस शक्ति को देखें तो एक ऐसा नियम सामने आता है जो मुझे थोड़ा परेशान करता है। नियम तीसरा। अच्छा, कौन सा है वो? ये फास्ट और फास्टली के बारे में है। नोट्स कहते हैं कि डिक्शनरी में फास्टली नाम का कोई शब्द अस्तित्व में ही नहीं है। लेकिन भाषा तो लोगों के इस्तेमाल से विकसित होती है। अगर हजारों लोग फास्टली बोल रहे हैं तो क्या उसे मान नहीं लिया जाना चाहिए? हम स्लोली क्विकली बोलते हैं तो फास्टली क्यों नहीं? ये एक बहुत ही प्रासंगिक बहस है कि भाषा कैसे विकसित होती है। लेकिन जब हम मानक व्याकरण और प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करते हैं ना, तो नियम बहुत स्पष्ट होते हैं। फास्ट एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम अकेले ही करता है। मतलब विशेषण और क्रिया विशेषण। हाँ, जब आप कहते हैं ही इज अ फास्ट रनर, तो यहाँ फास्ट एक एडजेक्टिव है जो रनर की विशेषता बता रहा है। और जब आप कहते हैं ही रन्स फास्ट, तो यहाँ फास्ट एक एडवर्ब है जो रन्स की विशेषता बता रहा है। दोनों स्थितियों में शब्द अपना रूप नहीं बदलता। बिल्कुल। फास्टली गणना एक अनावश्यक प्रयास है जिसे आधिकारिक व्याकरण मान्यता नहीं देता। और इसी नियम 30 के दूसरे हिस्से में हार्ड और हार्डली का अंतर बताया गया है। यहाँ तो मामला और भी खतरनाक है। ये दोनों शब्द अस्तित्व में तो हैं, लेकिन एक एलवाई लगने से शब्द का अर्थ 180 डिग्री घूम जाता है। यह एक ऐसा जाल है जहां अर्थ का अनर्थ हो सकता है। हार्ड का अर्थ है कठोर या कड़ी मेहनत। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें एलवाई लगाकर हार्डली बनाते हैं, इसका अर्थ मेहनत से बिल्कुल हटकर मुश्किल से या शायद ही कभी हो जाता है। ऑलमोस्ट नॉट। अरे बाप रे! अगर आप किसी के लिए कहें ही वर्क्स हार्डली, तो इसका मतलब होगा कि वो मुश्किल से ही कोई काम करता है, यानी वो इंसान बहुत आलसी है। एक एलवाई लगने से इंसान मेहनती से सीधा कामचोर बन जाता है। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। किसी की तारीफ करते समय बहुत सावधान रहना होगा। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो बहुत ही जिद्दी प्रकृति के हैं। जिद्दी शब्द? हाँ, हमने अभी फास्ट को देखा जो एलवाई लेने से इनकार कर देता है। उसी तरह AI ब्रेनबोर्ड के नोट्स का नियम 27 कुछ ऐसी क्रियाओं के बारे में बात करता है जो समय के साथ अपना रूप बदलने से साफ इनकार कर देती हैं। इर्रेगुलर वर्ब्स। अंग्रेजी में ज्यादातर क्रियाओं को भूतकाल में बदलने के लिए हम उनके अंत में ईडी लगा देते हैं। हाँ, जैसे प्ले का प्लेड। हाँ। इन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी एक ही फॉर्म में रहती हैं। हाँ, चाहे वो वर्तमान हो, भूतकाल हो या पूर्ण भूतकाल हो। स्रोत में दी गई सूची में शामिल हैं रीड, कट, हिट, कास्ट, सेट, स्प्रेड, बर्स्ट, शट, ब्रॉडकास्ट वगैरह। और यहीं पे हम वापस अपने विश्लेषण की शुरुआत वाले उदाहरण पर आ जाते हैं। न्यूज़ एंकर का द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्टेड कहना। बिल्कुल।
इन शब्दों का इतिहास पुरानी जर्मनिक भाषाओं से जुड़ा है, जहां शब्द बनाने के नियम ईडी जोड़ने वाले नहीं थे। इसलिए आधिकारिक व्याकरण में ब्रॉडकास्टेड एक बहुत बड़ी अशुद्धि है। सही शब्द हमेशा ब्रॉडकास्ट ही रहेगा, चाहे घटना आज की हो या 100 साल पुरानी। एकदम सही। इसी तरह शी शटेड द डोर गलत है, सही है शी शॉट द डोर। चुनावों के दौरान अक्सर लोग कहते हैं आई हैव कास्टेड माई वोट, यह भी पूरी तरह गलत है। सही रूप है आई हैव कास्ट माई वोट। हाँ, इन शब्दों में जबरदस्ती ईडी लगाना व्याकरणिक रूप से अस्वीकार्य है। काज में अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन के सटीक उपयोग की तरफ बढ़ते हैं। नियम 24 हु और हुम के बारे में है। ये एक ऐसा विषय है जो लिखते या बोलते समय हमेशा मन में एक संशय पैदा करता है कि यहाँ कौन सा शब्द आएगा, है ना? हाँ, पर इस संशय को दूर करने का एक बहुत ही सीधा तार्किक नियम है। हु हमेशा वाक्य के सब्जेक्ट को दर्शाता है, यानी कर्ता, वो व्यक्ति जो कोई काम कर रहा है। और हुम? इसके विपरीत हुम हमेशा ऑब्जेक्ट को दर्शाता है, यानी कर्म, वो व्यक्ति जिस पर काम हो रहा है या जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है। नोट्स में जो उदाहरण दिए गए हैं वैसे एकदम स्पष्ट कर देते हैं। पहला उदाहरण है रमेश इज अ डॉक्टर हु हेल्प्स पुअर पीपल। यहाँ डॉक्टर खुद मदद करने का काम कर रहा है, वो करता है, इसलिए हु आया। और दूसरा उदाहरण है रमेश इज अ डॉक्टर whom आई नो वेरी वेल। यहाँ जानने का काम आई यानी मैं कर रही हूँ, और डॉक्टर तो वो ऑब्जेक्ट है जिसे जाना जा रहा है, इसलिए हुम आया। इसका एक छोटा सा ट्रिक ये भी हो सकता है ना कि अगर आप जवाब में ही लगा सकें तो हु आएगा, और अगर जवाब हिम हो तो हुम आएगा। अरे वाह, ये एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक ट्रिक है जो परीक्षाओं में तुरंत जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है। और अब इन नोट्स का सबसे ट्रिकी और शायद परीक्षाओं में सबसे ज्यादा फंसाने वाला नियम 25। हाँ, सब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव एडजेक्टिव का मिलान। आसान शब्दों में कहें तो वाक्य का जो मालिक है यानी सब्जेक्ट, वो तय करेगा कि आगे अपना या अधिकार जताने वाला कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा। ये नियम भाषा की समानता को बनाए रखने के लिए है, सिमेट्री के लिए। अगर वाक्य की शुरुआत आई से होती है तो अधिकार जताने वाला शब्द माय होगा, ही के साथ हिज, शी के साथ हर और दे के साथ देयर लगता है। परेशानी तब शुरू होती है जब वाक्य का सब्जेक्ट वन होता है। ओह हाँ, क्योंकि हमारा दिमाग वन को किसी अज्ञात पुरुष के रूप में देखने का आदी है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से उसके साथ हिज लगा देते हैं। जैसे नोट्स का एक उदाहरण है, वन शुड नॉट बी नेग्लेक्टफुल टू हिज ड्यूटी। सुनने में ये बिल्कुल सही और प्रवाहमयी लगता है, एकदम नेचुरल। सुनने में भले ही सही लगे, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से ये एक बड़ी भूल है। अंग्रेजी में जब वन को एक जेनेरिक या सामान्य कर्ता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ वन अपोस्ट्रोफी एस यानी वंस ही हो सकता है। ये किसी जेंडर की तरफ इशारा नहीं करता। बिल्कुल नहीं। तो सही वाक्य होगा वन शुड नॉट बी नेग्लेक्टफुल टू वंस ड्यूटी। इसी तरह अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे का शब्द भी प्लूरल होगा। द स्टूडेंट्स हैव नॉट सबमिटेड हिज असाइनमेंट्स गलत है। स्टूडेंट्स बहुवचन है, इसलिए देयर असाइनमेंट्स होगा। वाक्य के कर्ता और उसके विशेषण के बीच ये तालमेल व्याकरण की नींव है। तो इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो ये है कि अंग्रेजी व्याकरण सिर्फ कुछ अपवादों और मनमाने नियमों का गट्ठर नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज हमने एआई ब्रेन बॉट के इन 10 नियमों की जो चीर-फाड़ की है, उससे ये साफ होता है कि हर नियम के पीछे कोई ना कोई ऐतिहासिक कारण, भाषाई तर्क या मानव मनोविज्ञान छिपा है। चाहे वो बिसाइड और बिसाइड्स का स्थानिक और वैचारिक अंतर हो, या अमूर्त संज्ञाओं को बहुवचन न बनाने का तर्क हो, यह लैटिन मूल के शब्दों के साथ टू का इस्तेमाल हो, या फिर हु और हुम के बीच कर्ता कर्म का गणित हो। ये सभी नियम स्पष्ट, सटीक और बिना किसी भ्रम वाले संचार के लिए बनाए गए हैं। इस विश्लेषण का मूल संदेश यही है कि जब आप भाषा की इन मशीनरियों के, और याद रहे मशीनरी अनकाउंटेबल